हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन आपका स्वागत है पूजा एकेडमी में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी जून एग्ज़ाम के लिए। तो आज की जो क्लास लेकर आई हूँ मैं लाल पान की बेगम कहानी से। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा ये लिखी गई कहानी है 1957 में। और फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी हम डिस्कस कर चुके हैं, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो लाइन टू लाइन स्टडी हम कर रहे हैं यहाँ पर, और लाइन टू लाइन ही मैंने क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ। और ये कहानी थोड़ी सी लंबी थी, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, तो आज हम हाफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम में प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर आप भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी सेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए ये मेरी क्लास यूजफुल हो सकती है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा, लाल पान की बेगम कहानी किसके द्वारा रचित है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा रचित कहानी है ये। और लाल पान की बेगम कहानी कब लिखी गई थी? तो ये 1957 में लिखी गई कहानी है। तो नेक्स्ट, लाल पान की बेगम कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो ठुमरी कहानी संग्रह में 1959 में ये संकलित है। और तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम भी ठुमरी कहानी संग्रह में ही संकलित है, जो कि हमारे सिलेबस में लगी हुई है। और इसके भी मैं क्वेश्चन आंसर लाइन टू लाइन डिस्कस कर चुकी हूँ और आप उस क्लास को भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ठुमरी कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियाँ संकलित हैं? तो 9 कहानियाँ संकलित हैं, आपको याद रखना है। तीसरी कसम और ये लाल पान की बेगम का जो कहानी संग्रह है वो बिल्कुल सेम है। तो 9 कहानियाँ हैं। रसप्रिया है, तीर्थोदक है, ठेस है, नित्य लीला है और पंचलाइट है, सिर पंचमी का सगुन है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है, और 3 बिंदियाँ। तो ये कहानियाँ हैं 9। तो नेक्स्ट है कि लाल पान की बेगम कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? तो लाल पान की बेगम के जो मुख्य पात्र हैं, बिरजू की माँ है इसके अंदर, और बिरजू है, चंपिया है। तो बिरजू उनका बेटा है, बिरजू की माँ का कोई नाम नहीं था, सिर्फ उसको बिरजू की माँ कह के ही पुकारा जाता है। मखनी फुआ है, जंगू जंगी की पुतोहू है इसमें, और जंगी है, रंगी है, जंगी का बेटा जो कि जंगी की पुतोहू का पति है। सिद्धू की बहू का नाम आया है, सहुआइन का नाम आया है, सुनरी आया है, राधे की बेटी थी सुनरी, लरेना की बीवी का नाम आया है, और बिरजू के पिता का नाम आया है। तो ये मुख्य पात्र है इस कहानी में। लेकिन कहानी पढ़ते वक्त और भी बहुत सारे जो पात्र आएंगे उनको मैं लास्ट में मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम कहानी का मुख्य विषय क्या है? तो लाल पान की बेगम में एक्चुअल में इसमें ग्रामीण परिवेश को दिखाया गया है, विशेषकर महिलाओं के स्वाभिमान और उनके संघर्ष का चित्रण किया गया है। तो लाल पान की बेगम कहानी किन पंक्तियों से शुरू होती हैं? तो लाल पान की बेगम शुरू होती है, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? तो जो मखनी फुआ होती है इसमें, उसको फुआ ही बोला जाता है, कई बार कंफ्यूजन ना रखे कि बुआ है। तो मखनी फुआ होती है, वो बिरजू की माँ से दीवार पे से ही पूछती है कि क्या तुम आज नाच देखने नहीं जाओगी? तो जैसा कि हम तीसरी कसम भी पढ़ चुके हैं, उसमें भी वो नाच के लिए जा रहा था, हीरामन हीराबाई को अपनी गाड़ी में बैठा कर। तो कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी मिलती है, इसमें भी बैलगाड़ियों का जिक्र है, और इसमें भी मेले में नाच देखने का जिक्र आया है। तो बिरजू की माँ क्या उबाल रही थी? जैसे ही कहानी शुरू होती है, क्योंकि वो नाच देखने जाने वाले थे, और बिरजू की माँ उसी तैयारियों में लगी हुई थी, शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो वो उबाल रही थी। तो बिरजू कितने साल का था? तो 7 साल का लड़का था बिरजू। तो वो सब भी तैयारियों में लगे हुए थे। तो चंपिया दुकान से क्या लेने गई हुई थी? तो सवाइन की दुकान से छोआ गुड़ लेने के लिए गई थी। तो छोआ गुड़ ऐसा होता है, ये बिहार की परिवेश की कहानी है, बिहार के किसी गांव की। तो छोआ गुड़ वो होता है जो गुड़ के अंदर सब कुछ मिला दिया जाता है, जैसे ड्राई फ्रूट्स होता है, नारियल मिला दिया जाता है, या सौंफ मिलाई जाती है गुड़ के अंदर, उसको ज़्यादा पोषकदार बनाने के लिए, न्यूट्रिशन से भरपूर बनाने के लिए। तो ऐसा ही गुड़ होता है छोआ गुड़। तो नेक्स्ट है, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? ये किसने कहा? तो ये मखनी फुआ ने कहा था उसको, क्योंकि वो तैयारियों में लगे हुए थे, तो वो उससे पूछती है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मखनी फुआ कहाँ पानी भर रही थी? तो नीम के पास वो पानी भरने के लिए गई थी। तो बिरजू की माँ को औरतें घमंडी क्यों बता रही थी? तो 4 मन पाट का पैसा होने के कारण। तो वो जो सब पानी भर रही थी नल के ऊपर, तो वो सारी औरतें आपस में
बात कर रही थी कि चार चार मंजूट आने पर जो बिरजू की माँ है उसमें घमंड आ गया है। तो बिरजू की माँ अपने मुंह से कितने दिन पहले से मेला देखने की बात करती फिर रही थी। तो बिरजू की माँ 8 दिन पहले से ही गांव में गली गली में बोलती फिर रही थी कि वो मेला देखने के लिए जाने वाले हैं। तो बिरजू की माँ नाच देखने को कहाँ कहती है और किन को कहती है। तो बिरजू की माँ 8 दिन पहले ही गांव में एक तरह से उसने ढिंडोरा पीट दिया था। सब औरतें उसकी बातें का मजाक बनाती हुई फिर रही थी उसकी पीठ पीछे। तो बिरजू की माँ बलरामपुर में नाच दिखाने को गांव की औरतों को कहती है कि वो बलरामपुर में नाच देखने जाएंगे बैलगाड़ी पर बैठकर। बैलगाड़ी में बैठकर कौन नाच देखने जाने वाला था। तो कौन ले जाने वाला था, बिरजू के बप्पा यानी कि बिरजू के पापा उसको बैलगाड़ी में नाच दिखाने ले जाने वाले थे, बिरजू की माँ को और उनके बच्चों को। तो नेक्स्ट है, बिरजू की माँ से कौन नहीं डरती थी। तो जंगी की पुतोहू इसमें एक कैरेक्टर है जो कि बिरजू की माँ से नहीं डरती थी, उसका थोड़ा सा ही रोल है, एक बार शुरुआत में एक बार लास्ट में। तो बिरजू की माँ से वो नहीं डरती थी। नेक्स्ट है, मखनी पुआ को कौन सी साड़ी पहन के भेंट चढ़ाने को कहती है जंगी की पुतोहू। तो ये सब बातें करती हैं जहाँ पे बिरजू की माँ का मजाक उड़ाया जाता है कि बिरजू की माँ आजकल घमंड में रहती है क्योंकि उसके पास पैसे हो गए हैं, ज़्यादा पैसे हो गए हैं। तो कहती है कि सर्वे शीतल मिर्टी सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बाजार के बासा पर फूलदान किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी मखनी बुआ भेंट चढ़ाती तो तुम्हें भी जमीन मिल जाती। तो वो मजाक उड़ाते हैं कि तू भी अगर बाबा के पास जाकर हाकिम के बाजार के पास तू भी अगर ऐसे ही भेंट चढ़ाएगी जैसे कि बिरजू की माँ ने चढ़ाई है तो तुझे भी जमीन मिल जाती, तुम भी जमीन की मालिक होती। तो मखनी फुआ का कितना बीघा जमीन का पर्चा कट जाता। तो दो तीन बीघा जमीन का पर्चा कट जाता अगर वो भी भेंट चढ़ा देती। तो मखनी फुआ के घर कितना मन जूट होता जंगी की पुतोहू के अनुसार। तो वो कहती है कि जैसे बिरजू की माँ अमीर हो गई है तो उसके पास कितनी ज़मीन भी आ गई है, कई बीघा ज़मीन भी आ गई है, तो वैसे ही तुम भी अमीर बन सकती थी अगर तुम भी वो बाबा के पास तुम्हारी भेंट लगा देती। तो नेक्स्ट है, मखनी फुआ के घर कितना मन जूट होता, 10 मन सोन बंग पाट जूट होता। तो यहाँ पे जूट की बातें की जाती है। तो नेक्स्ट है कि जंगी की पुतोहू कितना जोड़ा बैल और गाड़ी की बात करती है मखनी फुआ के लिए। तो वह कहती है कि तुम्हारे पास भी जोड़ा बैल होता, आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगैया झूलती। यानी तुम्हारे पास भी एक जोड़ा बैल होता और उसके पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ दौड़ती। तो रेलवे स्टेशन के पास की लड़की कौन थी कहानी में। तो जंगी की पुतोहू थी जो वो रेलवे स्टेशन के पास रहने वाली कोई लड़की थी। तो जंगी की पुतोहू का गोना का कितना समय पहले हुआ था। तो जंगी की जो पुतोहू थी यानी कि बेटे की बहू थी तो 3 महीने पहले ही उसका गोना करके नई बहू करके आई हुई है। वो गांव में 3 महीने पहले ही उसका यानी कि शादी हुई है और वो नई बहू थी गांव में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगी की पुतोहू के ससुर क्या थे। तो ससुर था जंगी दागी चोर और सी किलासी। जैसा कि कहानी में बताया गया है, इसमें जो टिपिकल गांव के वर्ड होते हैं, एक बोली होती है ठेठ, उसका ही प्रयोग किया गया है ज़्यादातर इस कहानी में। तो ससुर थे जंगी, जंगी ससुर था और दागी चोर। तो जंगी की पुतोहू का खसम यानी कि पति क्या था। तो जो उसका पति था उसका नाम था रंगी। तो कुरमा टोली का नामी लठैत था। तो कुरमा टोली आगे नाम आएगा जब और क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, तो वो नामी लठैत था। तो चंपिया कहानी में कौन सा गीत सीखने की बात की गई है कि चंपिया जब गुड़ लेने गई थी दुकान पे तो उसको काफ़ी देर हो जाती है। तो चंपिया की माँ गुस्से में उसके पीछे पीछे आ जाती है और मन में सोचने लगती है कहीं वो उसकी पुतोहू के पास बैठकर गाना ना सीखने लगी हो। तो किस बात की गई है, बाजे ना मुरलिया। तो इस गीत का नाम आया है। आजकल गीतों पे और जो भी शायरी है उन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हमको थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना है। बाजी ने मुरलिया इस कहानी में 2 या 3 बार रिपीट हुआ है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि चंपिया गाती है बाजी ना मुरलिया। नेक्स्ट है, मखनी फुआ कौन सी मीठी गाली निकालती है बिरजू की माँ के लिए। जब वो नलके पर पानी भरने जाती हैं तो वहाँ पर सब औरतें इकट्ठी होती हैं, तो वो कहती है बिरजू की माँ को शैतान की नानी गाली निकालती है। गांव की औरतों ने कितने साल पहले सर्वे कैंप के बाद बिरजू की माँ के घर
रात भर बत्ती जलती रहती है। तो 3 साल पहले की बात कहती हैं गांव की औरतें कि इसके घर में तो दिन रात बत्ती यानी कि बिजली जलती रहती है। तो चंपिया की उम्र कितनी थी? 10 साल। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो उसका बेटा था बिरजू, उसकी 7 साल उम्र थी और चंपिया की उम्र है 10 साल। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो जैसे कि हमने एक टोकरी भर मिट्टी की बात की थी, वो उसकी पोती 5 साल की थी। और जो अपना अपना भाग्य में जो लड़का सर्दी से ठुठुर के मर गया था, उसकी उम्र भी 10 साल थी। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, क्योंकि उम्र कुछ बच्चों की सेम है कहानियों के अंदर, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। चंपिया दुकान से क्या चाटती हुई आ रही थी? तो छोवा गुड़ चाटती हुई आ रही थी, क्योंकि उसकी माँ ने सवाइन की दुकान से उसको छोवा गुड़ लाने के लिए बोला हुआ था। तो छोवा गुड़ कौन सा होता है? मसाले वाला वह गुड़ जिसमें कि सूखे मेवे और मसाले मिले हुए होते हैं। तो चंपिया की माँ कितनी बार उसके बाल खींचती है? तो कम से कम 12 बार उसके बाल खींचती है, क्योंकि वो गुस्से में थी, क्योंकि गाड़ी आई नहीं थी, बैल तो उनके पास थे, पर मेले में जाने के लिए तैयारियां नहीं हुई थी। तो बिरजू की माँ चंपिया को क्या छीलने को कहती है? शकरकंद। तो बिरजू की माँ चंपिया को छीलने के लिए कहती है शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो। तो बिरजू अपनी माँ से कितना गुड़ मांगता है? तो बिरजू की भी आंखें गुड़ को देखकर ललचाती हैं कि 1 अंगुली गुड़ मांगता है वो अपनी माँ से बिरजू। छोवा गुड़ से क्या बनने वाला था? तो छोवा गुड़ जो लेने गई थी चंपिया, उसे मीठी रोटी बनाने वाले थे, क्योंकि वो बलरामपुर में नाच देखने जाने वाले थे। तो एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में, तो किसके लिए कहा गया है? तो बिरजू के लिए, कि एक शकरकंद छिलवाएगा लेकिन 3 इसके पेट में जाएंगे, यानी 3 ये खा जाएगा। तो बिरजू की माँ चंपिया को कहाँ से कढ़ाई लाने को कहती है? तो सिद्धू की बहू से, वो जो 1 घंटे बोलकर ले गई थी। तो बिरजू की माँ सिद्धू की बहू के घर से चंपिया को कढ़ाई लाने को बोलती है, जो कि 1 घंटे का नाम लेकर लेकर गई थी और काफ़ी दिनों तक वो लौटाती नहीं थी। तो चंपिया ने किसकी ओर से शकरकंद फेंक फेंक दी थी? तो उसने बिरजू की ओर, क्योंकि उसकी माँ ने मना कर दिया था कि इसको नहीं मिलेगा। तो एक शकरकंद फिर भी उसकी छोटी बहन चंपिया ने 10 साल की थी जो, उसकी ओर फेंक दिया था। तो चंपिया के पिता को किसने गाड़ी नहीं दी थी? तो चंपिया की माँ को वो कहती है, बिरजू की माँ को कहती है उसकी बेटी चंपिया, कि बप्पा को ना कोयरे टोले में से किसी ने गाड़ी नहीं दी। अपनी माँ को वो बताती है कि पिता अब किसी दूसरे टोले से गाड़ी लेने के लिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिरजू के बप्पा अब किस टोले के पास गाड़ी लेने जा रहे थे? तो मदहिया टोले के पास मियाजान से वो गाड़ी लेने के लिए जा रहे थे। गाड़ी न मिलने पर किसका चेहरा उतर गया था? तो बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया था, वो उदास हो गई थी। तो किस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता था? तो बिरजू ने कढ़ाई को सिर पर उल्टा करके रख लिया था और मिलिट्री टोपी बना ली थी, तो उस पर 10 लाठी मारने पर भी कोई असर नहीं होता। तो इस दौरान चंपिया और बिरजू खेलने लग जाते हैं और आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं। तो बिरजू को सड़क पर किस टोले की गाड़ियां नजर आई थी जो नाच देखने जा रहे थे? तो बबुआन टोले की गाड़ियां उसको नजर आई थी, जो कि सब उस दिन मेला देखने जा रहे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे क्या? कौन कहता है? तो बिरजू कहता है चंपिया से, क्योंकि वो उदास होने लगे थे बच्चे भी, क्योंकि सब जा चुके थे गांव में धीरे धीरे। तो गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए हैं। किसने कहा? तो बिरजू ने कहा चंपिया से, क्योंकि वो बार बार सड़क पर नज़र दौड़ा के देखने जाता था कि कौन कौन जा रहे हैं आज मेले में। तो कितने महीने पहले ही मैया बलरामपुर नाच देखने को कहती थी? तो 1 महीने पहले ही कि मीठी रोटी बनेगी और चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा और नाच देखने जाएंगे बैलगाड़ी पर चढ़कर। तो 1 महीने पहले ही उन्होंने ये सब प्लानिंग बनाई थी मीठी रोटी बनाने के लिए, जो कि चंपिया छोवा गुड़ लाने गई हुई थी, और उसको छीट की साड़ी पहनने की तैयारी थी और बिरजू पैंट पहनने की तैयारी थी। लेकिन वो अभी तक उनकी जो डिजायर है, इच्छा, वो पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि गाड़ी नहीं मिली थी बिरजू के बप्पा को। तो बिरजू किसको गाड़ी भेजने को कहता है? तो जिन बाबा को। तो वो प्रार्थना करने लगता है कि जिन बाबा के लिए एक विश मांगता है वो, कि जिन बाबा गाड़ी भेज दो। तो जैसा कि हमने ईदगाह कहानी पढ़ी थी, उसमें भी जिन्नात की बात की जाती है। तो इस तरह की बातों को आपको अच्छे से
ध्यान में रखना है। इसमें जिन बाबा की बात है, ईदगाह कहानी में वो जिन्नात की बात करते हैं, जो भी हामिद है और उसके जो मित्र थे, कि जिन्नात तो 1 सेकंड में ही कलकत्ता भी पहुंच जाए। तो नेक्स्ट है, बिरजू की माँ किसको दुगनी मनौती चढ़ाने की बात करती है। तो बिरजू की माँ के दिमाग में तरह तरह की बातें आती हैं कि कहीं कोई भूल चूक तो नहीं हो गई है, कोई उन्होंने जो पूजा पाठ में या किसी देवी देवता की कुछ जो चढ़ावे में कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो बिरजू की माँ किसको दुगनी मनौती चढ़ाने की बात करती है। तो महावीर बाबा को दुनी मनौती चढ़ाने की बात करती है बिरजू की माँ, कि कोई भूल तो नहीं हो गई है किसी देवी देवता को कुछ चढ़ाने के लिए। तो इसमें महावीर बाबा की बात होती है। और जैसा कि हमने कोसी का घटवार कहानी पढ़ी है लक्ष्मा और गुसाई के बारे में, तो गुसाई उसको कहता है कि गंगनाथ बाबा के चक्कर लगा के आना, जब सब कुछ ठीक हो तो भूल चूक की माफ़ी मांग के आना। तो इस तरह से आपको डिफरेंस पता होना चाहिए पढ़ते वक्त। तो बिरजू के बप्पा ने कितनी ज़मीन हासिल कर ली थी। तो 5 बीघा ज़मीन उसने हासिल कर ली थी। तो तभी लोग आसपास के गांव वाले या जो सब हैं जलने लगे थे। तो जहां 15 मन पाट होना चाहिए था, सिर्फ 10 मन पाट ही कांटे पर तोल हुआ है। कौन कहता है। तो बिरजू की माँ, कि उन लोगों की जो गांव के लोग जलन के कारण जहाँ पे 15 मन झूठ होना चाहिए था, बल्कि 10 मन ही झूठ हुआ है। तो ये बिरजू की माँ मन ही मन में सोच रही होती है, सारी बातें उसके दिमाग में घूम जाती हैं। तो क्योंकि उनकी गाड़ी नहीं आई थी और वो मेले में जाने में देरी हो रही थी उनको। नेक्स्ट है, बिरजू के बप्पा ने किनको 2-4 बीघे जमीन हासिल करने को कहा था सर्वे के समय। तो कुरमा टोली वाले एक एक आदमी को उसने सर्वे के समय पे जमीन हासिल करने को बोला था, ताकि सब अमीर हो जाते। तो सभी ने उसकी बात नहीं मानी थी उस टाइम पे, तो इसलिए सिर्फ बिरजू के बप्पा के पास ही जमीन हुई थी। तो किसका बड़ा बेटा बिरजू के घर आग लगाने की धमकी दे गया था। तो बाबू साहेब का, क्योंकि बिरजू के बप्पा के पास जमीन आ गई थी तो सब उसके दुश्मन बन गए। तो बाबू साहेब ने उसका बड़ा बेटा उसकी जमीन हड़पने के लिए भेजा था, आग जलाने के लिए। तो एक करैक्टर और आया है इस कहानी में, बाबू साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबू साहेब किसको बिरजू के घर जमीन के बारे में बात करने को भेजा था। तो उसने एक बार अपने बड़े बेटे को भेजा, अब की बार उसने अपने छोटे बेटे को भेजा था। बिरजू की माँ को कौन मौसी कहकर पुकारता है इस कहानी में। तो बाबू साहब का जो छोटा बेटा भेजा था वो मौसी कहकर पुकारता है, क्योंकि वो मीठी मीठी बातें करने वाला उसका बेटा था, ताकि उनकी ज़मीन जो बिरजू के बप्पा के पास थी उसको वापस शायद वो हड़पना चाहते थे। तो नेक्स्ट है, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। कौन कहता है। बिरजू की माँ, क्योंकि उसके मन में उदासी फैल गई थी, क्योंकि गांव में उसकी इंसल्ट होती, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था अब की बार बिरजू का बप्पा उसको नाच दिखाने ले जाएगा। तो गुस्से में बिरजू की माँ अपने पति के नाम को लेकर मन में क्या पुकारती है। कहती है गोबर गणेश। वो गोबर गणेश कहती है अपने पति को, बिल्कुल मन ही मन में गुस्सा हो जाती है वो। बिरजू की माँ ने सारी उम्र कैसे काट दी थी। तो वो कहती है कि मैंने कोल्हू के बैल की तरह इस आदमी के साथ जिंदगी काट दी है। तो 1 पैसे की जलेबी भी लाकर नहीं दी है। तो किसको, किसके कसम ने नहीं लाकर दी। तो बिरजू की माँ को नहीं लाकर दी बिरजू के बप्पा ने 1 पैसे की जलेबी। तो जलेबी की बात आई है इसमें। नेक्स्ट है, पाट का दाम किससे खरीदा था बिरजू के बप्पा ने। तो भगत से खरीदा था। एक इसमें कैरेक्टर और भगत आ चुका है। तो नेक्स्ट है, बिरजू की माँ ने क्या नहीं देखा था इन आंखों से एक बार भी। तो एक बार नंबरी नोट भी नहीं देखा था। नंबरी नोट यानी कि नंबर वाला जो नोट होता है उसको उसने नहीं देखा था। नेक्स्ट है, किस दिन से गांव में ढिंडोरा पीटने लगे थे, किसने कहा। तो जिस दिन से बैल खरीद लाए थे उसी दिन से बिरजू की माँ को बैलगाड़ी पर नाच दिखाएगा ये ढिंडोरा पीट दिया था उसके पति ने, बिरजू के बप्पा ने। तो नेक्स्ट है, बिरजू की माँ ने कहा कि बिरजू के बप्पा के बारे में ये बात कही है, ये इसी का आंसर है। कितनी बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की बात की चर्चा हो चुकी थी गांव में, सुबह से लेकर दोपहर तक 18 बार चर्चा हो चुकी थी इस बात की। तो बालों में कौन सा तेल बिरजू की माँ लगाती थी। तो गरी का तेल लगाती थी, यानी कि नारियल के गुदे के सार से निकाला जाता था जो तेल, तो उसको गरी का तेल बोलते थे उस टाइम पे। तो नारियल की गरी से निकला हुआ तेल। तो कितने बीघे जमीन में धान लगा हुआ था। 3 बीघे जमीन में धान लगा हुआ था बिरजू की माँ के खेत में। तो इसलिए सारी औरतें या गांव वाले लोग उसे जलते थे। तो किसके बप्पा गाड़ी लेकर आ गए
थे। तो बिरजू के बप्पा आखिरकार गाड़ी लेकर आ गए थे। वो सब रूठ कर, गुस्सा होकर और रोटी बनाना बंद करके सो चुके थे और इंतज़ार कर रहे थे। आंखें बंद की हुई थी लेकिन नींद किसी को नहीं आई थी उस टाइम तक। तो बिरजू के बप्पा को किस टोले की गाड़ी मिल गई थी? तो उसको मधिया टोले की गाड़ी मिल गई थी। आखिरकार उनकी गाड़ी आ चुकी थी। तो आज के क्लास में इतना ही। 65 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर अटैम्प्ट किए हैं। तो कहानी लंबी थी, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने वाले थे। तो नेक्स्ट क्लास में इसके जो आधे क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये कुछ कहानी समझ में आई होगी। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है और थोड़ी ही कहानी दोनों मिलती जुलती है। गांव का परिवेश दिखाया गया है, बिहार जिले के गांव की बात इसमें की गई है। और आई होप कि आप इन क्वेश्चन आंसर को पढ़ते ही समझ जाएंगे। एक एक चीज़ को हमें पॉइंट आउट करना और फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए हमें ऐसे ही प्रिपेयर करना होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट हाफ जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तो नेक्स्ट क्लास में जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए थैंक्स।